आज हम लोग चैप्टर 4 के अंतर्गत इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पर शेष अंशों के बारे में चर्चा करेंगे। एक दो बच्चा ने कमेंट किया था कि आचार्य जी वीडियो का पार्ट वाइज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखने में सहूलियत होती है। तो मैं ऐसे बच्चों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप डेट देख लें कि डेट के अनुसार से आप उसको सीरियल करते जाएं। वैसे जैसे आपके सिलेबस में है उसी के अनुसार से हम क्रमशः आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बीच में कोई यदि विस्मरण होता है तो उसको हम फिर से प्रस्तुत करते हैं। तो इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, लेकिन इलेक्शन में बड़े ही व्यापक पैमाने पर धांधली वगैरह भी होती है, अनफेयर मीन्स होता है। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की नियुक्ति और उसे उनके अधिकार क्षेत्र कार्यों आदि का की विशद चर्चा है, वर्णन है। और भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा जी हैं, जो 23वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आपके बिहार के बस 2 दिन पहले 3 दिन पहले नए इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं बिहार के, वो डॉक्टर दीपक प्रसाद जी। ये 26 जुलाई की बात है, 26 जुलाई को उनको नियुक्त किया गया है 2020 ईस्वी में 26 जुलाई। तो मैं बता रहा था कि इलेक्शन में जो धांधलियां होती हैं उस पर हम लोग को थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। कि जैसे नाम में जैसे वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट क्या आप लोगों को क्लियर है? मतदाता सूची, जिसमें मतदाताओं का, उस क्षेत्र के मतदाताओं का नाम अंकित रहता है, एड्रेस रहता है, ताकि उसी के आधार पर यदि उनका नाम है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं व्यक्ति, भारत का नागरिक है, मतलब दे आर इंटाइटल्ड टू यूज देयर वोट्स। तो ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, संबंधित जनों के द्वारा नाम में बड़ा उलटफेर कर दिया जाता है। कभी जो रियल व्यक्ति है उनका नाम ही मतदाता सूची से आउट कर दिया जाता है। अब चिल्लाते रहेंगे, आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा यदि आप 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के। आप लोगों को मौका मिलेगा बाद में, अभी नाम नहीं जुड़ा होगा क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो कई ऐसे नाम होते हैं जिनका कई बार कई क्षेत्रों में नाम डाल दिया जाता है, गलत नाम भी डाल दिया जाता है, जो रियल नाम है उसको आउट कर दिया जाता है। तो और ऐसी गलत नाम क्यों डाला जाता है? वो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है कि जो वोटर्स उनके पक्ष में, उनकी पार्टी, जिस पार्टी को मानने वाले हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, तो ऐसे गलत लोगों का भी नाम जोड़ दिया जाता है, गलत तरीके से नाम जोड़ दिया जाता है। और लगता है कि बहुत ऐसे वोटर्स हैं जो निश्चित रूप से अमुक पार्टी में ही वोटिंग कर सकते हैं, तो चलो उसमें से कईयों का नाम हटा भी दिया जाता है। ये बहुत बड़ी धांधली होती है। मुझे भी अपने बारे में याद है कि मैंने 6 बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया था, फोटो खिंचवाया था। कतिपय कारणों से मेरा नाम नहीं आ रहा था, तो मैंने संबंधित अधिकारियों को आगाह किया था कि मैं यहां से लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक मैं एप्लीकेशन विथ एक्नॉलेजमेंट डालूंगा कि यदि आपकी बार मेरा नाम नहीं डाला गया। मतलब होता है ऐसा, कई एक उदाहरण है। तो
गलत तरीके से नाम डालना या फिर रियल वोटर्स का नाम हटा देना मतदाता सूची से, इस प्रकार से बड़ा व्यापक पैमाने पर होता है, तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा होता है। फिर उसके बाद है, जो पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उपयोग इलेक्शन के दौरान में करने का प्रयास करती है। तो उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, सरकारी धनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सरकारी पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को के आदेशानुसार, के निर्देशानुसार व्यक्ति को या संबंधित अधिकारियों को कार्य करना चाहिए, न कि सरकारी तंत्र के आधार पर। क्योंकि जब चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद से जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक टोटल गाइडेंस, दिशा निर्देशन, ऑर्डर, ये सारे के सारे फंक्शंस को, कार्य को संबंधित अधिकारीगण इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार कार्य को संपन्न करे, इस प्रकार की व्यवस्था है। ऐसा धर्म बनता है उनका। किंतु ऐसा देखा जाता है, समय समय पर लोग दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर का, जो पार्टी में होते हैं। इसको भी रोकने की आवश्यकता है, इस पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। फिर है, आजकल ऐसा कहा जाता है कि कैंडिडेट किस प्रकार का है यह बहुत महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि उनके पास 2-3 गुण होना चाहिए। क्या सब? सर्वप्रथम इकोनॉमिकली वो साउंड हो, स्ट्रांग हो, यानी बहुत पैसा वाला हो। दूसरा, मसल पावर भी होना चाहिए। तीसरा, कितना वो षड्यंत्र रच सकता है, तिकड़म लगा सकता है और खौफ पैदा कर सकता है वोटर्स के बीच में, टू क्रिएट havoc among the voters. These things are the factors for a candidate in election. ऐसा मैंने इसलिए कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही देखा जाता है। बहुत ताकतवर है, खूंखार क्रिमिनल है, तो चलो भाई उनको राजनीति में ले आओ। इसीलिए इलेक्शन की पद्धति में, उसके रूल्स में एक नियम पारित भी हुआ है कि आपराधिक छवि के व्यक्तियों को चुनाव में स्टैंड करने से रोकना। किंतु क्या कहें, जो रक्षक है वही भक्षक हो जाए। जो लॉ मेकर होता है उन्हीं के द्वारा यदि इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है तो संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जिनके पास में ताकत है, जिनको धन है, प्रभावी है, ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में एक्सपायर कर दिया जाता है। वो क्या करता है, तो धन का दुरुपयोग करता है। चुनाव में धनों की वर्षा होने लगती है वोटरों के बीच में। सभी वोटर्स वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं और
रुपये की मार ऐसी पड़ती है, उसमें भटकने लगते हैं। तो वो रियल में योग्य कैंडिडेट का, आदर्श कैंडिडेट का, डेडिकेटेड कैंडिडेट का चयन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसको तो खरीद लिया जाता है वोटर्स, धन का दुरुपयोग करके। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि कोई भी कैंडिडेट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, यानी लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम, मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूं, मैक्सिमम अब बढ़ा करके 70 लाख रुपया किया गया है। 70 लाख। और स्टेट असेंबली इलेक्शन में 28 लाख। किंतु ऐसा होता नहीं है। आप ध्यान देंगे, पता चलेगा आपको, आपके परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं, मुखिया है, परिवार के माता पिता हैं, वो बताएंगे कि बहुत अमुक कैंडिडेट ने तो करोड़ों रुपये खर्च किया लोकसभा चुनाव में। क्या है भाई? इसका लेखा जोखा हिसाब कहां से हिसाब रखता है? अब जैसे ऐसे बाहुबली, ऐसे ज्यादा पैसा वाले लोग कैंडिडेट क्या करते हैं, तो यदि गाड़ी चुनाव प्रचार प्रसार में 50 उपयोग में लाए, अब प्रतिदिन घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ में है, तो सो करेंगे कि हमारे पास 4 गाड़ियां हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। रियल में वो 40 गाड़ी का उपयोग कर रहा है, 40 गाड़ी में डीजल पेट्रोल खर्च कर रहा है, सैकड़ों लोगों को के ऊपर एक्सपेंस कर रहा है जो उसके कार्यकर्ता है। क्षेत्र में रुपये बरसाए जाते हैं। उद्देश्य कि इसके बल पर वोटर्स को अपनी ओर, अपने फेवर में करने के लिए आकर्षित करना। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि आप मैक्सिमम 70 लाख रुपया तक ही खर्च कर सकते हैं। किंतु सही आंकड़ा ही नहीं देता, तू डाल तो मैं बात यही स्थिति है। सही आंकड़ा प्रस्तुत करे चुनाव आयोग के पास, तब तो प्रयास किया जाता है आयोग की ओर से क्रमानुसार समय समय पर नियम और हार्ड एंड फास्ट करते जाना। उद्देश्य यह रहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और धन का के बल पर कैंडिडेट चुनाव न जीते। तो ऐसे कैंडिडेट हैं या बड़ी पार्टियां हैं, इस प्रकार की स्थिति अनफेयर की उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता है आजकल, वैसे मैं बता रहा हूं, आजकल बहुत सुधार हो गया है और सुधार हो गया है। हम लोग जब बहुत छोटे थे, याद है, आज से 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, तो जो गांव समाज में प्रभावी लोग होते थे, बाकी लोग उनका बहुत स्वागत और सम्मान करते थे उस समाज में। तो जमींदारों के द्वारा, लैंडलॉर्ड, कायल फर्लमा अब की बार इलेक्शन में किसको वोट दे रहा था? हुजूर मालिक कहां जकरे काबे तकरे वोट दे। अच्छा, लगता है कि कोई उसमें से थोड़ा सा कहीं नटखट कर दे, तुम लोग वोट देने के लिए क्या जाएगा, परेशान जाओ अपना गाँव घर में खेत में खलिहान में काम करो, हम वोट डलवा देंगे। पहले खूब ऐसा चलता था। या जिसके बारे में लगता था कि हमको हमारे फेवर में वोटिंग नहीं करेगा, तो उनको धमकाया जाता था, डराया जाता था। यहां तक कि चुनाव के ही दिन में अब उधर से 2 आदमी से चला, लगता है कि वोट हमारा बिल्कुल ही हमारे विरोध में वोटिंग करेगा, दूसरे कैंडिडेट का वोटिंग करेगा, कैंडिडेट को, उनको वहां पर इलेक्शन बूथ तक पहुंचने ही नहीं देगा।
या फिर ठीक है वोटवा तुम डाल दो जहां डालना है, बाकी का काम हम देख लेंगे। क्या मतलब हुआ कि यदि तुम हमारे फेवर में वोटिंग नहीं किया तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। यानी कि चुनाव के दिन भी इस प्रकार से वोटर को रैगिंग किया जाता है और ऐसी स्थिति में मतदाता भयभीत होकर के सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं करता। तो इसके लिए आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता क्या है कि चुनाव आयोग को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, पैनी नजर रखने की आवश्यकता है और प्रभावी बने। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है, करता है, बहुत हद तक सुधार हो चुका है, किंतु अभी भी बहुत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वोटर्स सही मायने में वोटिंग करने के लिए जेबे नहीं करते, के जान को जोखिम में डाले। अब डिजिटल युग भी आ गया है, साइंस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो जाने के कारण अब इस प्रकार की स्थिति है, सोशल मीडिया वगैरह के कारण बहुत हद तक नियंत्रण में आ गया है, किंतु अभी भी थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बरकरार है। अब चलिए इसके बाद तो इन तमाम बातों को जो चुनाव में योग्य कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है, इन परिस्थितियों को, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि एक वर्ड है, आप लोगों को मैंने शायद कभी चर्चा किया है या नहीं किया है तो जान लीजिए, एक है सिक्योरिटी मनी। चुनाव आयोग के कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में जब कैंडिडेट चुनाव में स्टैंड करते हैं उसके लिए कुछ टर्म कंडीशन को तो फॉलो करना होता है। उसी में है क्या कि आप जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको जमानत के रूप में कुछ राशि जो निर्धारित रहती है वो आयोग के कार्यालय में जमा करना होता है। इसका मतलब हुआ यदि ऐसा नहीं किया जाए ना तो भारतवर्ष में हर कोई व्यक्ति नेता ही हो जाएगा और हर कोई चाहेगा कि हम इलेक्शन में स्टैंड करें, क्योंकि कोई अपने को निकृष्ट नहीं मानता है, सभी श्रेष्ठ ही मानता है, श्रेष्ठ ही प्रदर्शन करता है। पहले कुछ राशि निर्धारित होनी चाहिए जो वास्तव में योग्य नहीं है, वास्तव में जिनको जनता नहीं चाह रही है, वैसे कैंडिडेट भी बहुत खड़ा हो जाते हैं। चलो कुछ अमाउंट डाल दिया गया, आपको ऐसे ही खड़ा नहीं होना है, कुछ राशि भी आपको जमा करनी है। यदि आपको समुचित वोट नहीं पड़ा तो वो राशि आपकी सीज हो जाएगी। यही है सिक्योरिटी मनी। ये हम बदल के 25,000 है, 12,500 है, 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, फिर और भी है 2,000 है, 1,000 है, 50 रुपया भी है। वो जो 3 टियर सिस्टम जो है अपने यहाँ, तो पंचायती राज सिस्टम, उसमें पंच वगैरह के लिए 50 रुपया निर्धारित है जमानत राशि। बहुत छोटे स्तर पर उसका दायरा होता है, इसलिए उसके लिए बहुत कम राशि निर्धारित की गई है। अभी प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट में सामान्यतया संभावना बहुत कम रहती है जमानत जब्त होने की, क्योंकि कैंडिडेट ही बहुत कम खड़ा होते हैं। बाकी एमएलए और एमपी यानी कि पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शन में लगता है कि सभी के सभी कैंडिडेट योग्य ही हैं, अपने को समझते हैं और ढेर सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या है, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 25,000 रुपया अब बढ़ा करके किया गया, पहले 10 ही था, 25,000 रुपया कर दिया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। और SC ST के लिए ये इसलिए मैंने ऑब्लिक कर करके 12,500 किया है, यानी SC ST के लिए जो है वो कुछ कम है, वो 12,500 रुपये। फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट जो खड़ा होंगे उसके लिए क्या है 10,000 है, फिर इधर है SC ST के लिए 5,000।
15,000 प्रेसिडेंट के लिए है। तो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। अब है कि ये चुनाव जो होता है उस नॉमिनेशन देते हैं, जमानत जब्त कैसे होता है, जमानत जब्त कैसे होता है, इसको हम मिटा भी सकते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ जगह है। यदि चुनाव में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ABCDEF GHIJKLM, जितने भी कैंडिडेट हैं, एक एक क्षेत्र में कंस्टिट्यूएंसी में देखा जाता है कि 20-20 कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, 25-25 कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, 10, 12, 15 तो होते ही हैं। जिनको बड़ी पार्टियों से टिकट मिल जाती है वो तो स्टैंड करते हैं, जिनको नहीं, चलो हम इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, तो ढेर से ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वोटिंग तो होता है, और वोटिंग जब होता है तो मतगणना होती है। तो मतगणना में देखा जाता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट आया है। तो वैसी स्थिति में नियम है कि यदि कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट को, ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको 1/6 वोटिंग का 1/6 भाग यदि कम से कम नहीं प्राप्त है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट को का जमानत जब्त हो जाता है। जमानत जब्त होने का मतलब वो राशि लौटाई नहीं जाती, सीट है तो वो इलेक्शन कमीशन का हो जाता है, चुनाव आयोग का। तात्पर्य कि आप, ये हुआ भारी बेइज्जती हो कि आप ऐसे कैंडिडेट खड़ा हो गए हैं कि आप कुल वोटिंग का 1/6 भाग भी आप मत नहीं ला सकते हैं। यू हैव नो राइट टू स्टैंड फॉर दैट दिस टाइप ऑफ प्रेस्टिजियस पोस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंसर्निंग कंस्टिट्यूएंसीज। आपको खड़ा होने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं, लेकिन खड़ा होते हैं लोग। अब एक उदाहरण के लिए कि माना कि 6 लाख किसी क्षेत्र में वोटिंग हुआ, ठीक है, तो इस पर 6 lakhs divide 1/6 is equal to at least a candidate should get at least 1 lakh, यानी कम से कम 1 लाख यदि उस कैंडिडेट को वोट पड़ा है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, और यदि इससे ज्यादा हो गया तो जब्त हो जाए, उससे नीचे कम रहता है तो जमानत जब्त हो जाता है। अब इसका ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं प्राय ज्यादा सम्राट होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि लाख रुपया या 15,000 या 10,000 रुपया या 20,000 रुपया या 25,000 रुपया या 12,500 रुपया उनका चला गया। ये हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाना हुआ, एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा लगा दिया गया। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है, खास करके स्टेट असेंबली वगैरह में इलेक्शन में, कैंडिडेट चुनाव जीत गया लेकिन इतना मत आया, कम मत आया, उनका भी जमानत जब्त हो गया। अब ऐसा कैसे होता है? तो मान लीजिए कि ढेर सारे कैंडिडेट खड़ा होते ही हैं, उसमें से किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 12,000, किसी को 18,000, किसी को 20,000, किसी को 22,000, बहुत कम का मार्जिन रहता है, अंतर रहता है। वैसी स्थिति में जिस कैंडिडेट को ज्यादा मिला, मान लीजिए किसी को 25,000 मिला, ठीक है, मिटाता हूं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को ABCDEFGH, मान लीजिए कैंडिडेट है, किसी को आया 15,000, किसी को 17,000, तो किसी को 12,000, किसी को 11,000, किसी को 10,000, किसी को 7,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000, कुल मिलाकर के जितना ABCD सब है, कुल मिलाकर के माना कि 1 लाख वोटिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन में।
माना माना ये अधिक हो सकता है मेरे। अब जो सबसे ज्यादा है कौन है, जिसको कि 15,000 वोटिंग हुआ है, ठीक है। नियमानुसार जो ज्यादा वोटिंग किया, जिसके फेवर में आया है वो विनर होंगे, वो चुनाव जीतेंगे। ये बाबू साहब तो चुनाव जीत गए, लेकिन 1,000 वोटिंग के लिए एटलीस्ट क्या संख्या के 96, लगभग 16,000, मोर देन 16,000 उनको वोटिंग होना चाहिए था, 16,000, ठीक है। लेकिन हुआ इनको कितना, तो 15,000 हुआ। चुनाव यद्यपि वो जीत जाता है, किंतु उसका भी जमानत जब्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीते हुए कैंडिडेट का भी चुनाव जमानत जब्त हो जाता है। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी मनी, जो जब्त हो जाता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, और आप प्रश्न राइज करेंगे। जो भी समस्या हो आप हमसे फोन पर भी बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ताकि किसी भी भैया या बहन को, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रॉब्लम होगा, कहीं कंफ्यूजन रहेगा, तो आसानी से उसको वो समझ सकता है, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के बारे में जो कोई बच्चा ने स्पष्ट किया था, तो मैं उन बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं प्रतिदिन डेट डालता हूँ। जैसे आज 29 तारीख है, आज का डेट डाला, उसके बाद का डेट होगा, तो आप आसानी से समझ लेंगे कि आपको उसके बाद हमको कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट्स को देखना है, लिखना है, समझना है। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।